हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं बिपिन चंद्र जोशी पुनः आपके साथ नवज्योति ग्लोबल स्कूल्स मोना जयंती पहाड़पानी के डिजिटल पोर्टल पर। गाइस, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का चैप्टर नंबर 6 हम स्टार्ट करेंगे। कुछ दिन के लिए हमने ये बुक्स रोक दी थी क्योंकि ज्योग्राफी और हिस्ट्री को हम कैरी कर रहे थे। सो गाइस, मैं आपको बता दूं कि आज हम क्लास 8th में चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे, अंडरस्टैंडिंग आवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, अर्थात इसका हिंदी होता है हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली क्या है। तो जो लॉज हैं उसके अकॉर्डिंग हम किन किन गलत कामों पर, किन किन सजाओं पर, कौन कौन सी धारा के मुताबिक क्या क्या हम जस्टिस देते हैं, ये चैप्टर उससे रिलेटेड है। क्लास 8 सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, चैप्टर नंबर 6, अंडरस्टैंडिंग अवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। सो गाइज, लेट्स स्टार्ट। अपराधी कौन होता है? जो अपराध करता है। कुछ जानबूझकर करते हैं, किन्हीं से हो जाता है। सो गाइज, मैं थोड़ा इसको देखते हैं कि निष्पक्ष जो सुनवाई होती है वो कहाँ तय होती है, या उसको हम कहाँ सही बैरियर मानेंगे कि ये जो सुनवाई है ये रियल में हमारे लिए हो रही है और इसी के माध्यम से हम इन चीज़ों को समझ सकेंगे। सो गाइस, हम पढ़ते हैं, ज़रा देखते हैं। जब हम किसी को अपराध करते हुए देखते हैं तो सबसे पहले पुलिस को खबर। वास्तविक जीवन या फिल्मों में आपने देखा होगा कि पुलिस अफसर रिपोर्ट करते हैं और अपराधियों को गिरफ्तार करते हैं। अपराधियों को गिरफ्तार करने में पुलिस की जो भूमिका होती है उसके आधार पर कई बार ऐसा लगता है मानो पुलिस ही तय करती है कि कोई अपराधी है या नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो अदालत ही तय करती है कि आरोपी वाकई दोषी है या नहीं है। तो ये काम जो होता है ये पार्लियामेंट का होता है, पार्लियामेंट का होता है, न्यायपालिका का होगा, ज्यूडिशरी का होता है। संविधान के अनुसार अगर किसी भी व्यक्ति पर कोई आरोप लगाया जाता है तो उसे निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार होता है। क्या आप जानते हैं कि निष्पक्ष सुनवाई का मौका हासिल करने का क्या मतलब होता है? क्या आपने FIR के बारे में सुना है, जिसको हम फर्स्ट रिपोर्ट कंप्लेंट बोलते हैं? क्या आप जानते हैं कि सरकारी वकील कौन होता है? इस अध्याय में हम इन्हीं सब चीज़ों का अध्ययन करेंगे। अब देख रहे हैं यहाँ पर एक कॉमिक्स की तरह नीचे ये स्टोरी है और इस स्टोरी में बताया गया है, आप देख रहे हैं कि इस स्टोरी में पूरा बताया गया है कि किस तरीके से हमारी जो न्यायिक प्रणाली है वो उसको आगे लेते हुए न्याय मांगने के लिए सच में जो तर्क हैं वो दिए जा रहे हैं और किस तरह से इंस्पेक्टर्स उनको वहाँ रखते हैं और किस तरीके से उनके साथ जो न्यायिक अधिनियम प्रणाली है उसको करते हैं, उसके बारे में भी हम विधिवत तरीके से इसकी चर्चा करेंगे। सो गाइज, हम इस कॉमिक्स को ना पढ़कर इसमें एक डिटेल दिया गया है, जैसे आप जनरली जानते हैं उसके बारे में दिया गया है। हम इसका जो मेन कोटेशन है उस पर चलते हैं और वो कोटेशन है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ द पुलिस इन इन्वेस्टिगेशन अ क्राइम। मतलब अपराध की जांच करने में पुलिस की क्या भूमिका होती है, क्या रोल होता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस चैप्टर्स को आप लोग गौर से देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे, पढ़ेंगे और कोई दिक्कत होती है तो आप पुनः बताएंगे, बशर्ते आप इसको विधिवत तरीके से और बहुत ही अच्छे सिस्टम के अकॉर्डिंग इस चैप्टर्स का आप अध्ययन करेंगे। सो गाइस, मैं बात कर रहा था कि इन्वेस्टिगेशन में रोल क्या है पुलिस का। मैं आपको बता दूं कि पुलिस का एक महत्वपूर्ण काम होता है कि किसी अपराध के बारे में मिली शिकायत की जांच करना। जांच के लिए गवाहों के बयान दर्ज किए जाते हैं और सबूत इकट्ठा किए जाते हैं। इस बनाती है, अगर पुलिस को ऐसा लगता है कि सबूतों में से आरोपी का दोष साबित होता दिखाई दे रहा है तो पुलिस अदालत में आरोप पत्र, चार्जशीट दाखिल कर देती है। अध्याय की शुरुआत में ही कहा गया है कि यह तय कर देना पुलिस का काम नहीं है कि कोई व्यक्ति दोषी है या नहीं। यह तय जो है वो हमारे न्यायाधीश करते हैं, पुलिस सिर्फ उसको गिरफ्त में लेती है। दूसरे, आपने कानून के शासन के बारे में पढ़ा होगा गाइस। इसका सीधा मतलब यह होता है कि
हर व्यक्ति देश के कानून के अधीन है, पुलिस भी इसी कानून के तहत आती है, लिहाजा पुलिस को हमेशा कानून के मुताबिक या मानवाधिकारों का सम्मान करते हुए जांच करनी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने गिरफ्तारी, हिरासत और पूछताछ के बारे में पुलिस के लिए कुछ दिशा निर्देश तय किए हुए हैं। इन दिशा निर्देशों के अनुसार पुलिस को जांच के दौरान किसी को भी सताने, पीटने या गोली मारने का अधिकार नहीं है। किसी छोटे से छोटे अपराध के लिए भी पुलिस किसी को सजा नहीं दे सकती, क्योंकि जो अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो इस बात की अलाउ नहीं देता है। सो गाइस, संविधान के अनुच्छेद 22 यानी 22 और फौजदारी कानून में प्रत्येक व्यक्ति को निम्नलिखित मौलिक अधिकार दिए गए हैं। जैसे गिरफ्तारी के समय उसे यह जानने का अधिकार है कि गिरफ्तारी किस कारण से की जा रही है। गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार भी उसे है। गिरफ्तारी के दौरान या हिरासत में किसी भी तरह के दुर्व्यवहार या यातना से बचने का अधिकार भी है। पुलिस हिरासत में दिए गए एक बाल या बयान को आरोपी के खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। 15 साल से कम उम्र के बालक या किसी भी महिला को केवल सवाल पूछने के लिए थाने में नहीं बुलाया जा सकता। मतलब ये जो हमारा पार्लियामेंट है, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस है, उस कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ें किए गए हैं। और ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है गाइस। मैं आपको बता दूं कि इस तरह के जो केसेस होते हैं, सर्वोच्च न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी या हिरासत या पूछताछ के बारे में पुलिस एवं अन्य संस्थाओं के लिए कुछ खास और शर्त और प्रक्रियाएं रखी हुई हैं। इन नियमों को DK बसु दिशा निर्देश कहा जाता है। इनमें से कुछ दिशा निर्देश इस प्रकार हैं। गिरफ्तारी या जांच करने वाले पुलिस अधिकारी की पोशाक पर उसकी पहचान नापट्टी तथा स्पष्ट व सटीक रूप में अंकित होना चाहिए। गिरफ्तारी के समय अरेस्ट मेमो के रूप में गिरफ्तारी संबंधी पूरी जानकारी का कागज तैयार किया जाए। उसमें अपराधी के समय व तारीख का उल्लेख होना चाहिए। उसके सत्यापन के लिए कम से कम एक गवाह होना चाहिए। वह गिरफ्तार सदस्य के परिवार का व्यक्ति भी हो सकता है। अरेस्ट मेमो पर गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति के दस्तखत होने चाहिए। गिरफ्तार किए गए, हिरासत में रखे गए या उससे पूछताछ की जा रही है ऐसे व्यक्ति को अपने किसी संबंधी या दोस्त या शुभचिंतक को जानकारी देने का अधिकार होता है। जब गिरफ्तार व्यक्ति का दोस्त या संबंधी उस जिले से बाहर रहता हो तो गिरफ्तारी के 8 से 12 घंटे के बीच उसे गिरफ्तारी के समय, स्थान और हिरासत को जगह के बारे में जानकारी भी देने का अधिकार है। वो उसी के बलबूते उन चीज़ों को या उन रिपोर्ट्स को वो तय करते हैं और जानते हैं कि जो भी कंडीशन या टर्म्स चीज़ें हैं उसके अकॉर्डिंग उन चीज़ों पर क्या क्या हो सकता है। तो ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसका विधिवत तरीके से प्रावधान भी है। तो गाइज, इस चीज को हम भली भांति समझ लें कि भारतीय संविधान में चाहे वो निम्न वर्ग का हो, मध्य वर्ग का हो, अपर वर्ग का हो, सभी के लिए उनके अधिकारियों की कानून बनाए गए हैं, उनको समझाए गए हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम चीज़ों को लेकर आगे को भी बढ़ते हैं। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। कल हम इस चैप्टर्स को फिनिश करेंगे और मैं उम्मीद करूंगा कि मैं आपको कल जो भी असाइनमेंट दूंगा चैप्टर फिनिश होने के बाद, वो आप इसको गहनता से समझेंगे और भारत में जो न्यायपालिका है उस न्यायपालिका का रोल कितना महत्वपूर्ण है, कितना अहम है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग। थैंक यू गाइज, थैंक यू।